तो दोस्तों कल जो हमने पढ़ा था हमने, उधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठो। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि ये वाले पॉइंट पे मैंने तुम्हें छोड़ा था कल कि भाई प्रिजम्पशंस क्या होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो उन्हीं प्रिजम्पशंस को हम देखेंगे, प्रिजम्पशन क्या होती है ना, राइट। और फिर जो कल पढ़ाया था उसकी थ्योरी आगे देख लेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, यानी कि ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये तीनों क्या होते हैं, तो इन तीनों की थ्योरी है ना तुम्हारे नोट्स में देख लेंगे किस तरीके से लिखी है। हालांकि ये तो हमने कल ही कवर कर लिया था। तो पहले देख लेते हैं सर कि प्रिजम्पशंस क्या होती है ना, यानी जो हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो हमने जाना था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ प्रिजम्पशंस लेता है। तो हमने कहा था प्रिजम्पशंस भैया आज के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत ही है ना खतरनाक, मजेदार और हैवी भी हो गया था ना, बहुत टेक्निकल बातें हमने पढ़ी थी। अनटिल द कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड, जब तक कि कुछ कहा ना जाए। अनटिल द कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड मतलब जब तक कि कुछ कहा ना जाए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम ये बातें मानते हैं, है ना, बिना कहे हम ये बातें मानेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस लिए बनाए सर, लेन देन के लिए बनाए, कंसिडरेशन के बदले बनाए है ना। यानी कि अगर चेक काटा गया है तो चेक क्यों काटा गया है, तुमने उसके बदले क्या लिया है हाँ, तुमने उसके बदले कंसिडरेशन लिया है। पानी भर देना, ठीक है। यानी एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है ना। उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारा कौन सा था सर, बिल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं ना। तो बिल जो एक्सेप्ट हुआ है, एंडोर्स हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो भी क्यों हुआ है सर, कंसिडरेशन के बदले। अगली बात हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या मानेंगे सर, डेट है, टाइम। ऑब्वियसली बात है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर एक्सेप्टेंस के लिए जाएगा, स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्टेंस के लिए जाता है तो एक्सेप्ट करना पड़ता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड, ऐसे कुछ अकाउंट में क्वेश्चन भी करें तो कब एक्सेप्ट होगा, हाँ, बिफोर मैच्योरिटी डेट। टाइम फॉर ट्रांसफर, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था एंडोर्स कैसे करते हैं ना। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया जाता है तो कैसे किया जाएगा हमेशा, बस। तो भैया जो हाईलाइट कर रहा हूं है ना, यही एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि कंसिडरेशन के लिए डेट, विद इन रीजनेबल टाइम, बिफोर मैच्योरिटी। अब इसी के तो एमसीक्यू बनाते, इसी के तो क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर, है ना। ऑर्डर है ना, यानी एंडोर्समेंट अपीयरिंग ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी मैंने चेक के पीछे, बिल के पीछे एंडोर्समेंट की है, वो एंडोर्समेंट किस और उसमें होगी, क्या मानी जाएगी, उसी सीक्वेंस में। तो यहां ऑर्डर का मतलब पिछली क्लास वाला ऑर्डर नहीं कि वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, राइट। यहां ऑर्डर का मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वाला ऑर्डर नहीं, यहां ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस है। तो यानी कि अगर आपने चेक के पीछे, बिल के पीछे क्या लिखा है, एंडोर्स टू ए, एंडोर्स टू बी, एंडोर्स टू सी, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रिजम्पशन आती है कि क्या, सीक्वेंस भी यही रहा होगा, है ना। किसी भी प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है सर, स्टैम्प लगी होती है, क्या लगी होती है, स्टैम्प लगा के बोल देते हैं कि इससे ऊपर, इसके ऊपर, इस अमाउंट से ऊपर का हम लेन देन नहीं करेंगे, तो स्टैम्प लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। इंपॉर्टेंट बात आती है सर होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है ना। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, अभी क्लास के बाद आना ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है अगर बंद कर दो गेट, है ना। किसी भी पर्सन के पास अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले से चला आ रहा है,
है ना। भैया एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, जेड ने भैया गुड्डू को दे दिया, गुड्डू गुड्डू को दे दिया गुड्डू को। अब गुड्डू को अगर किसी बात की जानकारी नहीं है, गुड्डू को अगर किसी बात की जानकारी नहीं है, कैसी जानकारी कि एक्स ने पैसा चुरा के दे दिया, या फिर हो सकता है वाई ने नकली साइन करके दे दिए हो, या वाई जेड ने किसी फ्रॉड तरीके से कुछ चेक में क्या किया हो, हेर फेर किया हो। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना, आसानी से चीजें पकड़ में आ जाती हैं। पहले जमाने में तो क्या होता, मैनुअल सिस्टम होता था, तो बड़ा मुश्किल समझ में आता था कि भाई है ना, चेक मैच कर रहे नहीं कर रहे, काटा पीटी कर दी नहीं कर दी, इस तरीके से ना। अगर कोई भी बेईमानी की गई, कोई भी बेईमानी की गई है और गुड्डू इसके बारे में अनजान है, गुड्डू क्या इसके बारे में अनजान, तो जो बेचारा अनजान होता है उसे हम क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ की भाषा में, हाँ क्या बोलते हैं उसे, मैंने उसे क्या नाम दिया था, हाँ भोलू, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, तो भोलू जो बेचारा होता है, भोलू के दो कैरेक्टर होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके सेल्स ऑफ गुड के, कि एक तो भोलू को जानकारी नहीं है कि मुझे सामान देने वाला कौन है, चोर है, और भोलू को कभी शक भी नहीं हो सकता, जैसे मैं, तो तुम्हें भोलू कहा जाएगा। एक तो तुम बोलोगे कि सर हमें यकीन नहीं हो रहा कि सर भी चोरी कर सकते हैं, और हमें इस बात की जानकारी दूर दूर तक है ही नहीं, हमें शक भी नहीं है दूर दूर तक, याद आई ना बात, ठीक है। तो जो सेल्स ऑफ गुड में भोलू था, जो सेल्स ऑफ गुड में भोलू था, जिसे हम सेल्स ऑफ गुड में क्या बोलते थे, गुड फेथ बायर, जो सेल्स ऑफ गुड में भोलू और गुड फेथ बायर था, उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नाम बदलकर क्या कर दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसका नाम बदल क्या कर दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये माना जाता है कि जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके पास, गुड्डू के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो पीछे वालों ने कोई भी बेईमानी की हो, पीछे वालों ने कोई भी चोरी चकारी की हो, पीछे वालों ने कोई भी गलत काम किया हो, फ्रॉड किया हो, अगर इसकी जानकारी गुड्डू को नहीं है, तो गुड्डू इज ऑलवेज डीम्ड टू बी भोलू, यानी गुड्डू क्या बनेगा सर, गुड्डू क्या बनेगा, हाँ गुड्डू बनेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। दैट होल्डर कौन होता है, जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, होल्डर इज डीम्ड टू बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि वो कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, भोलू बायर है, जिसने कंसिडरेशन के बदले चेक लिया और उसे बेईमानी के बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब तुमने पिताजी से बिना पूछे उनका चेक निकाल लिया, उनका साइन करा हुआ चेक निकाल लिया बिना पूछे, ठीक है, और उसने अपने पैसे भर के मुझे दे दिए, तो मैं माना जाऊंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब पिताजी तुम मुझसे लड़ेंगे, बिना पूछे कैसे चेक निकाल लिया, है ना, कई बार होता है ना घर पे साइन करे हुए चेक रखे होते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और अगर कोई भी चेक, आखिरी बात आती है, अगर कोई भी चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर समझते हो ना, बाउंस हो गया, अगर कोई भी चेक डिसऑनर हो गया तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर, है ना, अगर आप केस करेंगे तो आपको कोर्ट में जाकर क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रोटेस्ट यानी कि लिखवाना पड़ेगा कि डिसऑनर का कारण क्या है, ठीक है, डिसऑनर का कारण क्या है, तो ये आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा केस करने से पहले कि भैया क्यों सामने वाले का चेक डिसऑनर हुआ। तो भैया ऑब्वियसली बात है, सामने वाले का चेक क्यों डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि उसके खाते में पैसे नहीं होंगे और तुमसे उसने सामान खरीद लिया होगा, इसलिए ना, और सामान खरीद के चेक भी दे दिया और तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है कि नहीं बात, बोलो भैया, इसलिए। अब देखो ये जो मैंने होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले बताया वो ये लिखी बात, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है लॉफुल ओनर से, कस्टोडियन बाय मींस ऑफ ऑफेंस या फ्रॉड से लिया है, ओनर से कैसे लिया है, उसके ओनर से धोखे से या ऑफेंस मतलब किसी आपराधिक उससे लिया है, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स लाई अपॉन हिम, यानी होल्डर ये प्रूफ करेगा कि मैं कौन हूं, हाँ यानी भोलू, तो ये मैं भोलू हूं, ये भी प्रूफ कौन करेगा, जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर तुम भोलू, तुम्हें कोर्ट में बताना पड़ेगा, तो भोलू ही ये प्रूफ करेगा कि मैं भोलू हूं, मुझे नहीं पता पीछे वालों ने क्या कर रखा है, बेईमानी कर रखी, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इंस्ट्रूमेंट लोकल लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता है, मतलब मैं बताओ, अगर मैं चेक हिंदी में बनाऊं तो नहीं चलेगा, चलेगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे में चेक देते हिंदी में देते, मेरा नाम लिख देंगे पे अंकुर अग्रवाल, है ना, तो अगर उन्होंने मेरा नाम भैया क्या लिख दिया, अंकुर अग्रवाल लिख दिया, तो इसका मतलब मेरे पास चेक के पैसे नहीं मिलेंगे, तो हिंदी में लिखा है तो क्या, कोई गुजरात में रहता है गुजराती में लिखा है तो क्या है, तो भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि आप लोकल लैंग्वेज में भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं करता, है ना।
अब सर अगला मुद्दा आता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सबसे पहली बात सुनेंगे ध्यान से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट, यानी कि एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो किसने बताए? लॉ ने बताए। लॉ किसने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बताए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने, मैंने पिछली क्लास में बताया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने अंडर पे रखा, होते इससे ज्यादा भी है ना, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है हमारे यहां तो 3 ही माने जाएंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो लोगों को लगता है कि इसके अलावा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, हो सकते हैं, उन्हें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे दर्जा दिया जाएगा अगर उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी कैरेक्टरिस्टिक को पूरा किया है। तो उन्हें क्या बोला? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टमर यूसेज। और कस्टमर यूसेज में तो एक चीज दिखाई थी क्या सर? कस्टमर यूसेज में क्या? ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में, समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? क्या ये नशेड़ियों? ये हुंडी। क्या है? हुंडी है ना। यानी कि हुंडी कौन? हुंडी मतलब पुराने जमाने के चेक या पुराने जमाने का बिल। 2 रुपए चरखा जयंती खादी हुंडी। हुंडी के बदले भंडारों से खादी मिलेगी। तो यानी कि अब तुम्हें पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम हुंडी ले जाओ और सामने वाला तुम्हें क्या दे देगा? पैसे नहीं, खादी दे देगा। पैसे तो तुम लेके जा रहे हो, पैसे के बदले पैसे थोड़ी ले लोगे, क्या दे देगा? अब ये जो पुराने जमाने में हुंडी होती थी, अब इसे क्या बोल दिया लोगों ने? चेक। है कि नहीं बात? तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोले चेक ले जा, चेक के बदले क्या होगा? सर पढ़ा देंगे तेरे को, है ना, राइट। दुकान वाले के पास ही एटीएम कार्ड ले जा, एटीएम कार्ड में जब तू स्वैप कर देगा तो उसके बदले तुझे क्या दे देगा? वो सामान दे देगा। तो बस अब इसीलिए अगर मान लो तुम क्या कहते हैं कार खरीदने जा रहे हो तो 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए थैले में भर के ले जाने की जरूरत नहीं है। अब थैले में भर के ले जाओगे तो पता होगा बैंक से जब निकालोगे तो बैंक के आसपास लोग घूमते रहते हैं, तो उन्हें पता होता है कौन मोटी रकम निकाल रहा है, और जो मोटी रकम निकालता है उसे रास्ते में लूट लेते हैं। तुम निकालेगे 5-6 हजार रुपए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बंदा है, उन्हें लाख रुपए निकाल लिए, तो लाख रुपए वाले को लूटने में फायदा है ना। तो बैंक के आसपास लोग घूमते रहते हैं। तो भैया इससे बढ़िया क्या है? 10 लाख रुपए थैले में भर के कार शोरूम में ले जाओ, इससे बढ़िया क्या है? 10 लाख रुपए क्या ले जाओ? चेक ले जाओ। तो तुम चेक दे दोगे, हुंडी दे दोगे, वो तुम्हें क्या दे देंगे? गाड़ी दे देंगे। है कि नहीं बात? यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर है। तो जज साहब क्या बोल रहे हैं? जज साहब बोल रहे हैं कि अगर हुंडी रेफर टू द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया ऑफन यूज रिलीजियस चैरिटेबल कॉन्टेस्ट, है ना, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट, है ना। यानी कि अगर आप हुंडी को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हो तो भी क्या माना जाएगा सर? तो भी क्या माना जाएगा? तो भी हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दे देंगे। तो यहां क्या लिख लेंगे हम अपनी किताब में? हुंडी, है ना। लेकिन एक छोटी शर्त है। क्या शर्त है सर? दे पोजेस, यानी हुंडी पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल। हुंडी के अंदर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले चरित्र होने, कैरेक्टर होने चाहिए। बात समझ आ गई? राइट। तो भैया डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट, बियरर डिवेंचर, है ना, ऑल्दो ये स्पेसिफिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर एक्ट में नहीं है, लेकिन इन्हें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया जा सकता है अगर उनके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चरित्र मौजूद हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो कितने लिखोगे? सिर्फ 3, चौथा मत लिख देना। क्या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है? तो लिखोगे हाँ, अगर उसमें, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। मतलब 10 का नोट मैंने पिछली क्लास में दिखा दिया था, उस पर भी लिखा होता बियरर। 10 का नोट भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं पर कैरेक्टर तो रखता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लिखा है? नोट पे क्या बढ़ाया था पिछली क्लास में? मैं धारक को, यानी मैं बियरर को 10 रुपए देने का वादा करता हूं, मैं 100 रुपए ना, तो वो भी क्या है? कैरेक्टर रखता है। कौन सा कैरेक्टर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर और ट्रांसफर बाय डिलीवरी, है ना। तो दोबारा देखना कल वाली वीडियो। सर अगली बात,
सर ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कल की क्लास में बता चुका हूं, आज दोबारा इसे बताने की जरूरत है नहीं। कौन सी क्लास बता चुके सर आप? बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। कल की क्लास इसी में, कल तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कल तो मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ 2 पेज एक ये वाला पेज पढ़ाया और आधा ये वाला पेज पढ़ाया, सिर्फ 1 पेज पढ़ाया पिछले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में लेकिन उस 1 घंटे में भले 1 पेज पढ़ाया हो, लेकिन 1 घंटे में लगभग 80% नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर कर दिया मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली, है ना। अब बताओ बियर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियर क्या, जिसको पाया उसका कितना, जैसे हम चेक में सेल बनाते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर मैंने लिखा सेल तो क्या है, बियर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, राइट। नोट भी क्या है हमारे जेब में रखे हुए, बियरर, है ना। और ठीक है, साथ के साथ अगर मैं किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दूं बियरर, तो बियर का मतलब क्या होता है, जिसके हाथ में पैसा उसको मिल जाएगा, जिसके हाथ में पैसा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसमें इसका नाम लिखा होता है, याद आई ना बात, जिसपे क्या लिखा होता है, नाम। जैसे चेक पे लिखा है पे अंकुर, तो तुमने किसको ऑर्डर दिया, तुमने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि अंकुर को इतने रुपए करता है, वो तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर, ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल इन लास्ट लेक्चर, है ना, राइट। अब बियरर कब होता है सर? बियरर जब साफ साफ लिखा हो, इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी लिखा हो जिसको मिलेगा उसका हो जाएगा, या तो उस पर क्या लिखा हो साफ साफ बियरर, नाम नहीं लिखा किसी का बियरर, या फिर क्या लिखा हो सेल्फ, या फिर लास्ट एंडोर्समेंट क्या हो, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। याद आ गया पिछले लेक्चर की आखिरी ऑर्डर था, तुमने मेरे नाम पे चेक बनाया, मैंने चेक के पीछे लिख दिया पे टू डॉट 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 और मैं साइन कर दिए, तो मैंने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या बना दिया, मैंने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या बना दिया, बियरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया। पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा दिया था। सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ऑर्डर जिसका नाम लिखा हो, क्या क्या जैसे लिखा हो पे टू अंकुर, तो क्या हुआ, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। किसको पे करना है, किसको पे करना है, तो तुम किसको ऑर्डर दे रहे हो बताओ, बैंक को, है ना। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया कि इसको पे कर दो, याद आई बात। अरे नशेड़ियो, ये रहा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये भी क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, है ना, राइट। एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, कि भैया इसको पे करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफिरिटी, तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। अगली बात देखेंगे सर, इनलैंड और फॉरेन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर कोई तुमसे पूछे इनलैंड, इनलैंड इनलैंड बोले तो भारतीय इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, तो 2 बात ध्यान रखना, 2 बात नहीं, हाँ डोमेस्टिक या भारतीय क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, बोथ, दोनों शर्तें पूरी करनी है। ड्रॉ भी इंडिया में हुआ हो, एंड मतलब प्लस, साथ में उसका भुगतान भी, पेबल मतलब भुगतान। तुमने चेक इंडिया में बैठ के बनाया है ना, और उसका भुगतान भी मुझे कहां होगा, इंडिया में होगा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो 2 बातें याद रखेंगे, ड्रॉन और पेबल इन इंडिया, या फिर मुन्ना मुन्नी, या फिर और ड्रॉ कहां हुआ हो ना, ड्रॉ हुआ हो रेजिडेंट ऑफ इंडिया पे, किस पे सर, रेजिडेंट ऑफ इंडिया पे, और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया सेट टू बी, और उसका भुगतान कहीं भी हो। बात समझ में आई, यानी कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट 2 तरीके के होते हैं, ड्रॉन प्लस पेबल, कहां पर, इंडिया में। या फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट दूसरा कौन सा होगा, ना ना ना, ड्रॉन इन इंडिया नहीं, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। किसके ऊपर ड्रॉ किया, ड्रॉ ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आएगी बात, तो ये बात ध्यान रखना, क्या लिखा है, ड्रॉ और पेबल हिंदुस्तान में, नीचे ड्रॉ और पेबल की बात नहीं है, नीचे लिखा है ड्रॉ किसके लिए ड्रॉ करना है, रेजिडेंट के ऊपर, ठीक है। और भैया बताओ जो गीला नहीं है वो कौन है, जो गीला नहीं है वो कौन है, हाँ जो गीला नहीं है वो कौन होता है, सूखा। और जो सूखा नहीं है, तो जज साहब ने मजे ले लिए, जज साहब ने बोला जो इनलैंड नहीं है वो कौन हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा,
अगर मान लो ड्रॉन और पेएबल कहाँ होना था, इंडिया में, मैंने ये वाली शर्त तोड़ दी, तो ये क्या बन गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, है ना। ड्रॉन प्लस पेएबल कहाँ होना था, ड्रॉन और पेएबल इन इंडिया, मैंने उसे इंडिया में पेएबल नहीं बनाया, मैंने उसे पेएबल बना दिया दुबई में, या मैंने ऊपर कहां ड्रॉ किया, दुबई में जाके, तो ये क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। दूसरी शर्त क्या थी, किसके ऊपर ड्रॉ, किसके ऊपर करना था, ड्रॉन ऑन, मैंने रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉ नहीं किया, मैंने कर दिया ड्रॉन ऑन नॉन रेजिडेंट। पीटर पार्कर, जानते हो ना पीटर पार्कर को, वो स्पाइडरमैन जाला जाला वाला आदमी जो जाले फेंके करे अपने अंदर से, है कि नहीं, फिर लटक जाए वहां जाके, है ना। तो ड्रॉन ऑन नॉन रेजिडेंट पीटर, तो भी ये क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कोई दिक्कत नहीं, वो इंडिया रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉन है ना, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर फॉरेन बिल को डिसऑनर होने से बचाना है या डिसऑनर होने के बाद केस करना है, तो कोर्ट में जाकर उसे क्या करा लेना, प्रोटेस्ट करा लेना, क्या करा लेना, कोर्ट में लिखवा देना, देखो भैया ऐसे ऐसे मेरे पास एक बिल आया है, अगर डिसऑनर हुआ तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। कहां पे, जहां पे उसके ऊपर, जहां पे वो ड्रॉन किया गया है, ठीक है भैया। अगला आता है डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। भैया बहुत सिंपल सी बात, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, अरे मुन्ना मुन्नी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसके पैसों के लिए मैं डिमांड करता हूं, जैसे कि चेक, है ना। चेक क्यों भैया, चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, चेक इज हमेशा क्या होता है, ऑन डिमांड, ऑलवेज। बताओ ऐसे क्यों लिखा है, एक बार बताओ, तुमने मुझे चेक दे दिया, पैसे कब मिलेंगे, ना ना, तुम मुझे चेक दे दिया तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, और कब मिलेंगे, जब मैं बैंक में जाऊंगा। तो बैंक में जाकर चेक देकर बोलना मुझे पैसे दो, तो डिमांड ही तो कर रहा हूं। तुम बैंक में नहीं जाओगे तो, इसलिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो बोलकर, है ना, जो बोलकर पैसा दिलवाता है, बिना बोल। बैंक तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, तुम्हें बैंक के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें गुस्से में बोलना पड़ेगा, लड़के बोलना पड़ेगा, ये चेक मुझे दिया है, मुझे इसका भुगतान करो, आज ही मुझे पैसा चाहिए, इमरजेंसी है। अब वो चाहे तुम्हें एक आध घंटा बैठा ले वहां, लेकिन तुम कह सकते हो भैया ये चेक मैं आज लेके जाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड, मांग कर पैसा निकलवाए, है ना, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल, व्हेन नो टाइम, जिसपे क्या नहीं लिखा, कोई टाइम ना लिखा हो, बस क्या लिखा हो कि भैया इससे मांग लेना पैसे जाके, ये लिखी बात जो एग्जाम में आती है, चेक इज, ठीक है ना। अगर किसी भी बिल पर क्या लिखा हो, डेट लिखी हो, है ना, जैसे तुम्हारे उसमें लिखी होती है क्वेश्चन में, याद है ना, बिल सिलेक्शन क्वेश्चन 90 डेज लिखी होती है ना, तो उसके बाद तुम 3 दिन जोड़ देते हो ग्रेस के, और फिर तुम्हें क्या करते हो, मैच्योरिटी पेमेंट मिल जाती है। यानी जब तुम 90 डेज लिख देते हो ना मुन्ना मुन्नी, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि तुमने उस पर समय निर्धारित कर दिया। ये लिखी बात, टाइम अगर लिखा होता है ना, अगर ये भी लिख देना एट साइट, एट साइट बोले तो जब दिखाओगे पैसे मिलेंगे, या ऑन प्रेजेंटमेंट, यानी जब प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, तो ये भी क्या है सर हमारे, हाँ, द वर्ड ऑन डिमांड आर यूजली फाउंड इन प्रोमिसरी नोट, वेयर वर्ड एट साइट आर यूजली फाउंड इन, तो ये भैया आपके एग्जाम में मोस्टली मैंने कई बार देखा पूछे जाते हुए। हाँ एट साइड, हाँ ठीक है ना। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट जब मैं मांगूंगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट जब उस पर क्या लिखा हो, टाइम लिखा हो या कोई इवेंट लिखा हो। अब जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, यानी कि जब दिवाली आएगी जब मैं पैसा दूंगा, तो दिवाली भी तो टाइम हो गया ना, दिवाली कब आएगी, मान लो दिवाली आएगी मान लो नवंबर में, तो नवंबर में तुम्हें पैसा दूंगा, तो ये क्या हो गया सर, टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो या तो इवेंट लिख दूं या क्या लिख दूं, पीरियड लिख दूं, तो ये दोनों ही क्या होते हैं सर, टाइम इंस्ट्रूमेंट। केस होगा फिर। ऑन डिमांड कहां लिखा जाता है, प्रोमिसरी नोट पर, और साइट हमेशा मोस्टली कहां लिखा जाता है, बिल पर।
ठीक है मुन्ना मुन्नी? अगली बात देखो, क्या लिखा है देखो, फिक्टिशियस बिल। क्या लिखा है? जेन्युइन बिल, अकोमोडेशन, फिक्टिशियस बिल। अब अगर भैया किसी ने तुम्हें चेक दिया और नीचे साइन कर रखे मिस्टर इंडिया, है कि नहीं बात? समझ जाना क्या लोचा है। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस बोले तो हाँ, यानी कि ऐसा बिल जो किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया हो जिसका आधार कार्ड ना हो दुनिया में। मिस्टर इंडिया, है ना, शक्तिमान, शक्तिमान बिल दे देगा तुम्हें, है कि नहीं बात? ये लिखी बात। तो सर जेन्युइन बिल कौन सा होता है? जिसे आप कंसिडरेशन के बदले, पैसा, कुछ सामान के बदले, पैसे के बदले, है ना, लेते, वो क्या होता है? जेन्युइन बिल, है ना। व्हेन इट इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड विदाउट कंसिडरेशन, इट इज एकोमोडेशन बिल। अगर समझ गए ना, जैसे बिना कंसिडरेशन के तुमने किसी को चेक दिया, जैसे दान, है ना, मंदिर में चेक दिया, बदले में क्या मिला? कुछ कंसिडरेशन थोड़ी मिला, तो क्या हो गया? मेरा बर्थडे आया, हैप्पी न्यू ईयर आया, तुमने मुझे 2100 रुपए के चेक दे दिए, है ना, मुस्कुराओ मत, दे देना, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा मेरे लिए? एकोमोडेशन बिल। एक ऐसा बिल जिसमें क्या नहीं था, बोलो, ऐसा चेक जिसमें क्या नहीं था? कंसिडरेशन नहीं था। तो अगर कंसिडरेशन है तो जेन्युइन, नहीं है तो एकोमोडेशन। और फिक्टिशियस बिल कौन सा होता है? हाँ, ड्रॉअर या फिर पेई, या फिर दोनों ही क्या है? जय शक्तिमान ने चेक काट दिया किसको? हाँ, मिस्टर इंडिया को, स्पाइडरमैन को, ले तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? फिक्टिशियस, है ना, बात समझ में? अगर कोई बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो क्या कर सकता है? पिछली पार्टी के ऊपर केस कर सकता है ना। कैसे मानकर? कि जो बनाने वाला है और जो पेई है उसकी राइटिंग क्या है? यानी बनाने वाले ने खुद को ही क्या कर दिया? पेई बना दिया। बात समझ में ना? अब जैसे देखो कैसे बिल में कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हें कहा अंकुर ऑर्डर, है ना, प्रिंस पे 1 लाख रुपीज, ठीक है, टू शक्तिमान। और मैंने कहा शक्तिमान नाम का बंदा आएगा, उसे दे दियो। तो अंकुर कौन हो गया? ड्रॉर। तुम कौन हो गए? ड्रॉई। शक्तिमान कौन हो गया? पेई। पिछली क्लास में बताया था। तो बाद में पता लगा कि बनाने वाले का और पेई वाले की राइटिंग भी क्या है सर? सेम है। यानी जिससे तुमने प्रूफ कर दिया कि जिसने बिल बनाया और जिसके खाते में पैसा जा रहा है वो दोनों सेम ही है कि नहीं बात? इन दोनों के बीच में कोई लेन देन नहीं हो, ये दोनों एक ही हैं। सर ड्रॉअर ही पेई होता है ना? नहीं, पेई जिसको पैसा मिलता है, सर एक केस ऐसा भी होता है जिसमें ड्रॉअर ही पेई होता है। नहीं, और तो जैसे मैंने आपको पैसे मुझे तो मुझे भी, और मैंने आपके बिल भर दिया और डिस्काउंट करा देंगे बैंक से, दोनों को मिल जाएंगे पैसे। वो डिस्काउंटिंग को मिले तो अकाउंट्स में करते हो? नहीं सर, हम दोनों वो है ना, इलीगल होता है सर, इसका कुछ नाम होता है। सर कह रहा है कि अब सुनो इधर, सर आपको 10,000 की जरूरत है, मुझे भी 10,000 की जरूरत है, मैंने आप पे 22,000 का बिल ड्रॉ। हाँ वो तो फ्रॉड केस हो गया ना। इधर जान दो, खैर इधर जान दो, उसमें नहीं। बताओ क्लीन बिल कौन सा होगा? जब कोई भी डॉक्यूमेंट बिल के साथ अटैच ना हो कि मैंने ये सामान खरीदा तो इसके लिए ये मैंने बिल बनाया, तो वो क्या होगा? क्लीन बिल, है ना। डॉक्यूमेंट्री बिल कौन सा होगा? जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गुड्स, सामान से रिलेटेड पर्चा किसके साथ लगा दिया तुमने? बिल के साथ लगा दिया, ठीक है। तो कई लोग पहले ऐसा करते थे, भाई मैंने तुम्हें चेक दिया तो मैंने तुम्हें साथ में पर्ची लगा के दे दी। चेक किस बात का है? किस बात का है? कि भैया कि मैंने तुमसे ये सामान खरीदा है, तो तुम्हें याद रहेगी बात कि चेक क्यों मिला है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट समझते हो? मैंने कोई गलत फॉल्टी ड्राफ्टिंग कर दी, जैसे डेट गलत डाल दी, है ना, समझ में? बोलो। कोई अमाउंट गलत लिख दिया, कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, है ना। मुझे लिखा था
20,999 रुपीज। तो 20,999 की जगह सिर्फ 9 लिखा रह गया। 90 की स्पेलिंग 19 की स्पेलिंग नहीं आती तुम्हें, नालायक हो, है कि नहीं बात? दूसरी क्लास में दोबारा भेजना पड़ेगा तुम्हें। अगर और फिगर अलग है और वर्ड अलग है, वहां लिखा 20,999 और अमाउंट में लिख दिया 20,990, तो कौन सा वाला माना जाएगा? जो शब्दों में लिखा है। शब्दों वाला करेक्ट अमाउंट। हालांकि आजकल तो बैंक लेते ही नहीं, कहते हैं दोनों मिसमैच कर रहे हैं, नया चेक बना ला, है ना, राइट। इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पुराने जमाने की फिल्मों की तरह लड़की के बाप ने लड़के से क्या बोला? पैसा मत ले, ये ले ब्लैंक चेक, ये ले पकड़ ब्लैंक चेक, जितना भरना चाहे भर ले, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी से मिलियो मत, और जितने पैसे तू रहेगा तेरा मुंह बंद रखने के लिए काफी है। उसे बोलते हैं नहीं, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? यानी इनकम्प्लीट। क्या होता है सर? इनकम्प्लीट। वेयर अ पर्सन साइन और डिलीवर टू अनदर ब्लैंक, ये लिखा ना, एक पर्सन ने क्या दे दिया? ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प चेक दे दिया दूसरे बंदे को, है ना। अब लेकिन स्टैंप लगाने से एक फायदा होता है, जैसे मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया या तुमने मुझे फीस का ब्लैंक चेक दिया, तो तुम चेक के ऊपर एक स्टैंप लगा सकते हो। उस पर पता क्या लिखा होता है? जैसे उस पर लिखा है 20,000, तो इसका मतलब जब मैं चेक भरूंगा तो 20,000 से ऊपर का तो भर के लेके जाऊंगा, पैसा देगा ही नहीं बैंक मुझे। बैंक कहेगा भाई 20,000 की स्टैंप लग रही है, इस पे इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता, नालायक, या तो 20 भरता या 19 भरता, तो मुझे तुम्हारे पास दोबारा आना पड़ेगा, भैया नया चेक दे दो, वो ना दे रहे बैंक। ठीक है, ये लिखी बात। एक्सीड नहीं कर सकते आप किससे सर? स्टैम्प के अमाउंट से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी को चेक दिया है और उसने चेक निकाला है, तो जिसका चेक है वो लायबल है उस चेक के थ्रू होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करने के लिए। भाई तुमने ब्लैंक चेक छुए, तो वो जो लड़का है वो कौन बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स, भोलू, क्योंकि हर चेक लेने वाला क्या बनता है? भोलू ही बनता है ना। और अगली बात, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट पता क्या होता है? किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तुम ऐसा क्या दे दो? सिक्योरिटी, गिरवी। बात समझ में आई? जैसे तुमने अपना चेक मुझे क्या रख दिया? गिरवी। अरे मैंने तुमसे ये बोला कि ठीक है भाई मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मुझे गिरवी रख दो कुछ भी चीज, तो तुमने कहा सर मेरा मोबाइल गिरवी रख लो, है ना। अब मान लो किसी वाले ने अंगूठी पहन रखी है, वो कह रहा है सर मेरी गोल्ड की अंगूठी गिरवी रख लो, है कि नहीं बात? राइट, बात समझ में आई ना बात? तो मैंने कहा भाई तुम ये मोबाइल गोल्ड गिरवी मत रखो, तुम क्या गिरवी रख दो? तो चेक गिरवी रख दो कि तुम अगर कभी बेईमानी करोगे ना मुझसे, तो मैं तुम्हारे चेक के थ्रू पैसे निकाल लूंगा। गोल्ड बेचने कौन जाएगा मार्केट में? और गोल्ड मुझसे खो गया तो दूसरा और मेरे ऊपर मुसीबत, तुम और लड़ोगे, मेरा सोना खो दिया आपने, मेरी अंगूठी खो दी सर आपने। मैंने कहा अंगूठी छोड़, मोबाइल छोड़, गाड़ी वाड़ी छोड़, क्या रख दो? सीधा मुझे 10 लाख का चेक गिरवी रख दो, है ना। बात समझ में आई ना? और ये मैं तभी निकालूंगा जब तुम मेरे पास बेईमानी करोगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन कंडीशनली फॉर अ स्पेशल पर्पस एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लेन देन के लिए नहीं दिया तुम्हें इंस्ट्रूमेंट, तुमने मुझे इंस्ट्रूमेंट क्यों दिया? लेन देन के लिए नहीं, किसके लिए दिया है? सिक्योरिटी के लिए दिया, उसे बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। बताओ इससे पैसा मुझे कब मिलेगा? जब वो धोखाधड़ी होगी तभी मिलेगा, है ना। इसका मतलब इसमें पैसा नहीं मिल सकता इफ कंडीशन अपॉन फुलफिल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अचीव्ड, है ना। और वो कंडीशन क्या है? धोखा, बेईमानी, लेट पेमेंट, ऐसी कंडीशन होगी। तो इससे पैसा जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वो धोखाधड़ी, बेईमानी, लेट पेमेंट, चीटिंग प्रूव ना हो जाए। इस सिक्योरिटी को मैं कब बनाऊंगा? जब वो प्रूफ हो जाए। ये आपस में, जैसे मैंने कहा दिवाली तक पैसे दे दिए, तुमने दिवाली तक पैसे नहीं दिए, तो तुम्हारा एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट जाके बना लूंगा मैं बैंक से, है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी टर्म आज की, है ना। ड्रॉर कौन होता है? कल बताया, जो बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? जो पैसा देता है, जिसकी जेब से पैसा
ये मैंने कल ही बता दिया। एक्सेप्टर कौन होता है? जो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब दो टर्म आती है इसमें, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। अब देखो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड कौन होगा? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड होगा, ड्रॉई कौन होता है पहले ये बताओ? जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है फिर। हाँ, यानी जो पैसा देगा, है कि नहीं बात? राइट। अब तुम ड्रॉई हो, कौन हो भैया? ड्रॉई, है ना? राइट। तुमसे पैसा लेना है, तो मैंने एक बिल बनाया, मैंने कहा क्या नाम है? प्रिंस। मैंने कहा भाई आई अंकुर अग्रवाल ऑर्डर प्रिंस, आई अंकुर अग्रवाल ऑर्डर प्रिंस टू पे 50,000 टू मी की जगह क्या लिखता हूं? किसी और का नाम लिखता हूं, है ना? हाँ, टू छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। अब मैंने तुम्हें ऑर्डर किया कि भैया क्या कर दे? पे कर दे। तो तुमने अगर इसकी पेमेंट नहीं करी, तो मैंने कहा बेटा अगर तूने पेमेंट नहीं करी ना, बेइज्जती कराई तूने छोटा भीम की, है ना, छोटा भीम के सामने मेरी, तो भाई, है ना, या मान लो किसी बड़े आदमी का, टू शाहरुख खान, आ गया मैं, पैसा दे दो मेरा। तो भैया मैंने कहा भैया शाहरुख खान को पेमेंट करनी है। अब मैंने शाहरुख खान को क्या बोल दिया? मैंने शाहरुख खान को बोल दिया भाई ये पैसा देगा, है ना? तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड पता क्या हुआ? तुमने पैसे नहीं दिए, समझ में बात? तुमने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा बोलो? तो तुम्हारे बिहाफ पर, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, है ना, मान लो इसने पैसे दिए, क्या नाम भाई तुम्हारा? हाँ, आशीष ने पैसे दिए, या फिर सुमित ने पैसे दे दिए, या फिर सिद्धार्थ ने पैसे दे दिए, या फिर पराग सर ने पैसे दे दिए, या फिर शालू मैम ने पैसे दे दिए, किसी ने भी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे दिए, तो वो बंदा कौन बना? ड्रॉई इन केस ऑफ, जरूरत के टाइम पे भगवान बन गया वो तुम्हारे लिए, यानी कि एक तरीके से कौन? गारंटर। याद आई बात? गारंटर भी तो ये काम करता है, जो तुम्हारी गारंटी ले लेता है, ये ना देगा तुम्हें, वो होता है ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द बिल और एंडोर्समेंट में क्या नेम दिया होगा? एडिशनल टू द नेम ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के अलावा एक और नाम दिया होगा कि अगर पैसे की जरूरत पड़ी और ड्रॉई ना दे पाए तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड क्या करेगा? पे करेगा, है ना? बहुत सारी फिल्में नहीं आती, पैसा ड्यू होता है किसी का, उसके ऊपर फिर वो जमींदार गुंडे टाइप के लोग आते हैं, है ना, खाली करवाते हैं, फिर क्या होता है? फिर एक हीरो निकल के आता है, गुंडों को मारता नहीं है, वो क्या करता है? पैसे दे देता है, हीरोइन फिर इंप्रेस हो जाती है ना? है कोई ऐसी पिक्चर याद आ रही है? मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चरों में, है ना, बहुत सारे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भाई किसी का घर बचाने के लिए, किसी का कुछ लायबिलिटी बचाने के लिए दूसरा बंदा क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है कि चलो तुम्हारे लिए चिंता मत करो, मैं, वो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड हो गया कि जरूरत पड़ने पर उसने पेमेंट कर दी, है ना? तो फिल्मों में तो हीरोइन को बचाने के लिए करते हैं, हीरोइन को, है ना, इंप्रेस करने के लिए। याद आई बात? तो वो होता है ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, यानी एक हीरो ने हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए उसके क्या कर दिए सर? उसके घर परिवार बचाने के लिए पैसे दे दिए। ठीक है, ये लिखी बात। उसको जब तक सामने आने की जरूरत नहीं है जब तक कि ड्रॉई के ऊपर बिल्कुल डिसऑनर की नौबत ना आ जाए। ठीक है, राइट। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड मे एक्सेप्ट द पे और बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट, राइट। तो ड्रॉ इन, और क्या, क्यों नहीं देगा? अब ना दे आपस का मसला है तुम्हारा। शाहरुख खान तो कह रहा तुम निपटा लो आपस में, मुझे तो पैसा चाहिए भाई, है कि नहीं बात? ठीक है, अब चाहे जो बेचारा हीरो है, हीरो जिसने उसके ब्याह पे पेमेंट कर दी, चाहे उसको भी वो प्रोटेस्ट ना कराए अपने लिए कि भैया बाद में ये मुझे दे ना दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, भैया तू पेमेंट कर दे। ऐसे आता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। अच्छा, बिल तुम्हें पता है ना, बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल तो एक्सेप्ट कराते हो,
ठीक है ना, राइट। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट नहीं कराना होता, ठीक है, और चेक को भी एक्सेप्ट नहीं कराना होता, पर बिल को करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लॉ लगता है, विच हैज बीन नोटेड प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, है ना, फॉर बेटर सिक्योरिटी, जिसको तुमने कोर्ट में प्रोटेस्ट करा रखा है, नोट भी करा के लिखवा के भी आ रखा है कि भैया डिसऑनर हुआ तो ये बंदा जिम्मेदार है, कोर्ट में हम लिखवा लेते हैं ना। उसके बावजूद भी अगर कोई इज्जत बचाने के लिए, किसकी इज्जत बचाने के लिए, ड्रॉर की इज्जत बचाने के लिए कोई उसे क्या कर दे सर, एक्सेप्ट कर ले, तो जिसने एक्सेप्ट किया किसी की इज्जत बचाने के लिए वो कौन हुआ, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। ऑनर बोले तो इज्जत या गुडविल, है कि नहीं बात, राइट। अब देखो मैंने तुम्हें बिल काटा, मैंने कहा कि भैया ये बिल पकड़ा मैंने, किसको, प्रिंस को, मैंने कहा शाहरुख खान को पैसे देने हैं, है ना, तो भैया सुमित क्या करेगा, पहले एक्सेप्ट करेगा, बिल तो बिना एक्सेप्ट नहीं होगा ना, तो पता लगा बिल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो, ठीक है, बिल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैंने कहा भाई तूने मेरे से सामान ले लिया, अब क्या नहीं कर रहा, बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट। तो एक तरीके, कई लोगों को पता क्या लगता है, कई लोगों को लगता है सुमित की इज्जत बचाने के लिए, प्रिंस की इज्जत बचाने के लिए सुमित ने एक्सेप्ट कर लिया, सुमित कह रहा सर मैं करूंगा एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है। सुमित की इज्जत बचाने के लिए प्रिंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी रिस्पेक्ट बचाने के लिए उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, कि उसे लग रहा है कि भाई सर के पैसे, मेरे पैसे नहीं बढ़ जाएंगे, मैंने तुम्हें सामान बेचा, सामान तुम्हारे फैक्ट्री में घर पे पहुंच गया, अब मैंने कहा बिल एक्सेप्ट कर, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो पैसे किसके मरे, मेरे मरे, तो इज्जत किसकी बचाई, मेरी तो इज्जत बचाई, मेरे पैसे बच गए। अरे तुम तो बेईमान निकले, तुम्हारी इज्जत किस बात की इज्जत, इसलिए क्या लिखा है, इट इज प्रोटेस्टेड फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉर, किसकी इज्जत बचाई गई है, ऑनर ऑफ द, तू तो दे ही नहीं रहा भाई, मेरी इज्जत बचाने के लिए, सर चिंता मत करो मैं दूंगा आपके पैसे, है हमदर्दी हो गई, हो सकता है कि उसे पता हो कि तुमसे निकलवा लेगा, हो सकता है तुमने इससे सामान खरीद रखा हो, तो ये क्या बोलेगा, बेटा सर के पैसे मार रहा है ना, देख तेरे पैसे अब मैं मारूंगा, तो तुम कहोगे किससे, सुमित से, सुमित मेरे पैसा निकाल, तो सुमित क्या बोलेगा, तू सर का पैसा निकाल, तू सर की फीस दे दे मैं तेरी दे दूंगा, है कि नहीं बात। और वो कह रहा है उल्टा तो भाई सर, है ना, सर हमारे इतने भोले वाले, इतने बढ़िया साले, उनके पैसे मान लेगा तू, है, उनके पैसे बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया, सर के पैसे, सर का बिल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता तू मेरा दोस्त है। अभी बताओ, दोस्त ये तुम्हारा है, तो इसने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई, उसने मेरी इज्जत है, क्योंकि बदनामी तो तुम्हारी हो गई, तुमने मेरा बिल एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा तो बता, अजीब आदमी, पैसे सामान ले लिया और क्या नहीं कर रहा, पैसा नहीं दे रहा और बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और तुम्हारा दोस्त कौन है, सुमित। तो लोगों को लगता है कि सुमित ने अगर मेरा बिल एक्सेप्ट कर लिया तो उसने तुम्हारी इज्जत बचाई, नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी इज्जत बचाई है ना, कि चलो मैं सर की रेस्पेक्ट का ख्याल रखता हूं, सर भैया हमारे टीचर हो गए, पढ़ाया उन्होंने, तो गुरुजी के रिस्पेक्ट का मैं ख्याल रखता हूं, उनके पैसे नहीं बनने दूंगा। इसलिए जज ने क्या बोला, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉर होता है, हाँ फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉई भी किया जा सकता है, ये लिखी बात, मस्ट स्पेसिफाई किसके ऑनर पे बिल एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज शुड बी डीम्ड टू बी ऑनर ऑफ ड्रॉर। या तो तुम लिखोगे कि मैंने बिल को एक्सेप्ट किया है, इसके बिल को मैंने एक्सेप्ट किया है, किसकी इज्जत बचाने के लिए, या तो इसकी इज्जत बचाने के लिए या मेरी, और साइलेंट है तो लॉ क्या मानेगा, ड्रॉर की इज्जत बचाने के लिए एक्सेप्ट किया है। याद रखना है बात, एग्जाम में आती है, अगर कोई बिल साइलेंट है तो बताओ किसके ऑनर के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है, ड्रॉर के। नहीं वो बात अलग है, मैंने तुम्हें बिल दिया, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं ड्रॉर हूं, तुम ड्रॉई हो, और पे भी मैं ही बन सकता हूं, पे कोई और भी हो सकता है और मैं भी हो सकता हूं। मैंने कहा भाई आई अंकुर अग्रवाल ड्रॉ द बिल टू प्रिंस टू पे 1 लाख रुपीज टू अंकुर, मेरे को पेमेंट कर दे 1 लाख की, तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, माल लिए बैठे हो मेरा। मैंने कहा यार भाई अजीब आदमी है तूने यार पैसे उधार में माल ले लिया, हाँ तो केस करूंगा, लंबा चलेगा। तो मैंने कहा भाई क्या कर, एक्सेप्ट कर ले बिल, वरना मेरा या तो मेरा सामान दे दे, एक्सेप्ट कर ले, वरना फिर भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में मुझे पसंद नहीं है, पचड़े में तू ही पड़ेगा मैं ही पढ़ूंगा। तो पता लगा सुमित ने एक्सेप्ट कर लिया,
सुमित कह रहा है सर ये नहीं कर रहा ना आपका बिल एक्सेप्ट, मैं कर रहा हूं। तो सुमित कौन बना? सुमित कौन बना? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। और सुमित लिख के बताएगा किसकी इज्जत बचाने के लिए, किसके ऑनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया। वो कहता है मैं तो इसके लिए किया, दोस्त है मेरा। हमें पागल हो रहा है, बदनामी कराएगा, बेइज्जती कराएगा मोहल्ले में हमारी। तेरी बेइज्जती भाई मेरी बेइज्जती, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी, गाना गा दिया उनने। तेरी बेइज्जती मेरी, गाना गा दिया उनने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो उसने कहा इसकी इज्जत बचाइए सर मैंने, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, इसकी बदनामी करोगे कोचिंग में, कोर्ट में। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो क्या माना जाएगा कि सुमित ने उसकी इज्जत नहीं, सुमित ने मेरी रेस्पेक्ट, मेरी ऑनर, ऑनर बोल तो गुडविल और रेस्पेक्ट, मेरी रेस्पेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब यार पागल है, सर जी है हमारे, है ना, पढ़ाया उन्होंने हमें, फाउंडेशन में इंटर में पढ़ाया है, पास भी हो गए हम हैं उनसे पढ़ के। भाई उनसे पढ़ के पास हो, उन्हीं का पैसा मान लेगा तू। तो उसने मेरी रेस्पेक्ट में क्या किया, ऑनर कर ले। सर 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 ये नालायक है सर, सब समझा लूंगा, है ना सर, मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट। तो हो सकता है इसने तुम्हारे बिहाफ पे बिल एक्सेप्ट करके मेरी इज्जत बचा ली, बाद में तुम्हें समझा समझू के तुमसे पैसे भी ले ले। पागल हो रहा है, सर के पैसे नहीं करने यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे। रेस्पेक्ट ऑफ द, तो लोग क्या बोलेंगे मोहल्ले में, या दोस्त क्या बोलेंगे, या स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर की इज्जत ना है कुछ भी। कोई भी है ना फाउंडेशन का 12वीं का बालक पैसे मान ले सर के, सर की कोई इज्जत ही ना है। सर बेचारे कहते हैं भाई फीस रहेगी मेरी दे दे, भाई फीस। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या है, अरे दे दूंगा मैं, कौन सा भागा जा रहा हूं मैं, ये कोई इज्जत ही ना है, मतलब है कि नहीं बात। और फिर मैं एक दो बार कहूंगा, दोबारा कह भी नहीं सकता यार, शर्म आती कहने में। तो तुमने कहा सर बार बार कह रहे अच्छा लगता है ऐसे, तो उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए क्या कर दिया। तो या तो वो बताए, वरना लॉ ये मानेगा ड्रॉर की इज्जत बचाइए, समझ गए। तो याद रखना एग्जाम में। पे ही तुम्हें बताइए कौन होता है जिसके से पैसे जाता है, होल्डर कौन होता है जिसके हाथ में क्या होता है, बिल होता है। अगली बात बहुत टुच्ची, ये बताओ क्या माइनर कोई भी चेक बना सकता है? लेकिन क्या माइनर के नाम पे बन सकता है? हाँ, क्योंकि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, ये लिखा। अ माइनर कैन ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर इंस्ट्रूमेंट, बाइंड ऑल द पार्टीज। एग्जाम्पल पढ़ना जल्दी। याद आ गई बात। माइनर पर्सनल लायबल होगा क्या? नहीं, पर अगर नेसेसिटी है तो माइनर की नेसेसिटी केस में क्या होता है, याद आ गई बात। सेक्शन 68 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर की नेसेसिटी केस में माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होती है। याद आ गई बात। कॉर्पोरेशन, क्या कोई भी कॉर्पोरेशन यानी कंपनी, क्या कंपनी चेक बना सकती है? अरे और क्या आरकेजी इंस्टीट्यूट कंपनी चेक नहीं बना सकती, क्योंकि उनके आर्टिकल में लिखा है। एजेंट चेक बना सकता है अपने प्रिंसिपल बिहाफ पे, हाँ, अगर वो ऑथराइज बाय द क्या है, प्रिंसिपल है ना, बात समझ में आई। अगर वो ऑथराइज बाय द प्रिंसिपल नहीं है तो फिर वो एजेंट पर्सनली लायबल होगा। बात समझ में आ गई ना। जल्दी पढ़ो दोनों एग्जांपल। मैनेजर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और एज अ मैनेजर साइन कर लिए, तो फिर वो अपने लिए लायबल है। दूसरे केस में उसने कैसे एक्सेप्ट किया, एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पे साइन किए, अब एबीसी लिमिटेड लायबल है, समझ गए। तो याद रखना अगर ये एग्जाम में आ गया तो आंसर क्या देना है। आखिरी बात आज की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या चेक वगैरह बना सकते हैं, बोलो। क्या लिखिए बात, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर विल साइन हिज नेम, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, इनका पर्सनल लायबल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पर्सनल लायबल होंगे अनलेस क्लियर वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी टू एक्सटेंड ऑफ द डिसीज। ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये बात बताओ याद है वो। जय महेशमती, महेंद्र बाहुबली, अमेंद्र बाहुबली, पापा बाहुबली गुजर गए, तो बेटा बाहुबली किसके लिए जिम्मेदार होगा, लायबिलिटी के जिम्मेदार होगा अप टू द, चांटे बजा दूंगा तुम्हारे, अप टू द, हाँ अब तो फिर याद क्यों नहीं आ रही बात, अप टू द असेट ऑफ पापा बाहुबली। वहां पे नाम भी पापा बाहुबली लिखा हुआ मैंने नोट्स में, है ना। ये लिखी बात, क्लियरली तुम्हें लिखना पड़ेगा कि लायबिलिटी जो है वो उतनी ही जाएगी जितनी पापा बाहुबली की असेट है। अगर ये नहीं लिखा तो फिर जेब से पैसे जाएंगे, अगर ये नहीं लिखा तो पर्सनली लायबल होंगे घर वाले। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये जो है डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये बहुत छोटी बात है, एक बार घर से रीड करके आएंगे, क्लास में पढ़ाऊंगा,
लेकिन फिर भी रीड करके आएंगे क्योंकि ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता दी। मेकर कौन, पेई कौन, याद आई बात? ठीक है। बिल में कितने लोग होते हैं? 3, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। चेक में कितने लोग होते हैं? 3, कौन कौन से? ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। तो यहां पे पेई कौन हो गया? नहीं, जिसको पैसा मिलेगा। ड्रॉ कौन हो गया? चेक बनाया। और ड्रॉई कौन हो गया? बैंक। तो एक बार रीड करके आएंगे तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। छोटी सी बात है बस, ठीक है, राइट। और चलो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस भी तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया। तो देखो 2 क्लास में 1 चैप्टर निपटा है तुम्हारा। इतना मजेदार, इतना टेक्निकल चैप्टर है पहले वाला कि 2 क्लास लगानी पड़ी सिर्फ चीजों को टेक्निकली टर्म में समझाने के लिए। तो अगली क्लास में चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी आसान है, आसानी से पढ़ लोगे। पर पहले वाले लेक्चर को जरूर पढ़ के आना। पहले वाला लेक्चर पढ़ के आओगे, इससे पहले वाला दोबारा उसे रिवाइज करके आओगे तो ये वाला चैप्टर नंबर जो 4.2 है, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई, ये सारी बातें आसानी से और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?